Hello, everybody. Welcome to our classroom. This is Radha. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss chapter 2 of class 12th Commerce, OCM subject, Gujarat Board. We are right now going on with Gujarat Board chapter 2, class 12, OCM. That is the name of the chapter is Principles of Management. So, without wasting any time, let's get started with the chapter. So, first of all, what is the meaning of principles? Principles को हिंदी में हम बोलते हैं सिद्धांत। मैनेजमेंट के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जब हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और छत्रपति शिवाजी थे तो हमें अपने मैनेजमेंट का या वॉर स्ट्रेटेजी का एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला था। बहुत से ऐसे गुरुज हैं, थिंकर्स हैं, सोचने वाले आइडियोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, जिन्होंने नए नए प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जिन्होंने देते गए हैं नए नए प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के लिए ही, और वो अलग अलग टाइम के अलग अलग प्रिंसिपल्स उनके बदलते गए। और इसीलिए मैनेजमेंट की जो हिस्ट्री है वो बहुत पहले से चलती आ रही है। बहुत सालों से आपकी जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग अप्रोच से बताई जाती है, यानी किसी की सोच किस नज़रिए से होती है, किसी की सोच किस नज़रिए से होती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्रेडरिक टेलर से लेकर के हेनरी फेयोल तक, गिल ब्रेथ, मैक्स वीबर, चेस्टर बर्नर्ड, पीटर ड्रकर, सी के प्रहलाद, इन सब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं आपके इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को देने में। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले अंडरलाइन कर रखी थी कि हेरोल्ड कुंट्स जो है, उन्होंने मैनेजमेंट को जंगल कहा है। यानी उन्होंने ये जो आइडियोलॉजी थी मैनेजमेंट की कि ये जंगल है, उसी को उन्होंने कहा है ऐसा। आगे आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका मीनिंग देखो क्या है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर के लिए सबसे पहली चीज़ एक गाइड की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ रूल नहीं है, मतलब एक कानून बना दिया ये वैसा नहीं है। ये जो हमने बनाया है ये बहुत सालों के हमारे एक्सपीरियंस पे है, हमारे अजम्पशंस पे है। अलग अलग गुरु जो हैं हमारे मैनेजमेंट के, अलग अलग सिचुएशन में उन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल्स निकाले हैं और वो प्रैक्टिकली प्रूवन भी हैं, यानी सही भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको परफेक्ट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जब हम इन प्रिंसिपल्स को लगाते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और ये प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजमेंट के पार्ट, बहुत अच्छे से एक पार्ट हो गए मैनेजमेंट प्रोसीजर के। अच्छा, इस बिजनेस में प्रिंसिपल्स जो हैं ह्यूमन बिहेवियर से बनते हैं। यानी जब कभी भी आप कोई प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से करेंगे, और इससे आपका गोल का अचीवमेंट बहुत इजी हो जाएगा। इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम बोल देंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका कंसेप्ट अगर हम देखें तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक सिंपल चीज आती है कि मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी है, साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि उसमें रूल्स हैं। और आर्ट क्यों है? क्योंकि उसको हम अप्लाई करते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि मैनेजमेंट ना ही आर्ट है ना ही साइंस है, बट दोनों का एक स्वीट कॉम्बिनेशन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपका, वो सीधे सीधे किसके साथ है? ह्यूमन बिहेवियर के साथ। इसीलिए साइंस में चेंजेस ज़रूरी हैं और उन चेंजेस को आर्ट में अप्लाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बदलते ही रहता है, पीरियडिकली सब चेंज होते रहता है, कुछ भी सेम नहीं रहता। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है डिटेल्ड और परफेक्ट गाइडलाइन है डिसीजंस लेने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इससे हमारी जो एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और उनको एनकरेजमेंट मिलेगा कि आप कैसे उनको प्रमोशन देंगे, कितनी उसकी कैपेबिलिटी है तो प्रमोशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आपका जो मैनेज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक सिद्धांत है, और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट जो है वो स्टेप है, मेथड है। यहाँ पर ये लिखी हुई भी है ये वाली सेम चीज, देखिए। मेथड्स और टेक्निक्स आर द सेट ऑफ स्टेप्स टेकन टू अचीव द टारगेट। हम टारगेट को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स उठाते हैं उसको हम टेक्निक बोलते हैं। और प्रिंसिपल्स जो है वो गाइडलाइंस हैं, जो हम उन टेक्निक्स को अप्लाई करते टाइम डिसीजंस जब लेते हैं तो वो डिसीजन हमें कैसे लेना चाहिए उसके लिए गाइडलाइन कौन देगा? हमको प्रिंसिपल देगा। ठीक है। अब देखें इसका नेचर के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। ये प्रिंसिपल हमारे लिए एक गाइडलाइन के रूप में है। ये हमें किसी टास्क या रीजन को रिलेट करके बताते हैं। और एग्जांपल्स हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन,
इन सब में ये एक मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो मोस्टली प्रिंसिपल्स हैं ये सच हैं, ट्रूथ हैं, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, यानी हर एक सिचुएशन में ये सही साबित हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर रूल ऑफ एक्सेप्शन भी है, यानी कई कई जगह पर ये अप्लाई नहीं भी होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ आपके नेचर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके। सबसे पहला है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको पूरे विश्व में माना गया है, क्योंकि पूरे विश्व में ह्यूमंस हैं, पूरे विश्व में मैनेजमेंट है, तो ये प्रिंसिपल्स पूरे विश्व में हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट इसको वो अप्लाई करते हैं, बट हाँ ये चेंज हो सकते हैं, टाइप, फॉर्म, एक्टिविटी और साइज ऑफ बिजनेस जो भी है उस हिसाब से प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, दे आर चेंजेबल, उसको हम बदल सकते हैं। जैसे आपकी सिचुएशन आती है वैसे आप उसको बदल दीजिए। आपको लगता है किसी सिचुएशन में ये मैच नहीं कर रहा, तो आप एज अ मैनेजर चेंज भी कर सकते हैं। फिर आता है जनरल गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। जनरल बोला जाता है, ऐसा नहीं कि जो वो बोल रहे हैं वो किसी एक के ऊपर लागू हो रहा है, वो सबके ऊपर लागू हो रहा है, या हो सकता है किसी के ऊपर वो लागू ना भी हो। तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए है, लेकिन आप अगर उसको अप्लाई करते हैं तो आपको एक अच्छा फेवरेबल सिचुएशन मिलेगा। मूविंग ऑन, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड हैं। आप इंसान आपके सामने जैसा है वैसा आपको मैनेजमेंट करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ आपकी हेल्प करेगा कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपकी आती है कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी हमारा अकाउंट्स में भी होता है, बताए कंटेंजेंसी का मतलब क्या है, कि आपको इन सब को यूज करके डिसीजंस लेने हैं, और वो भी सर्टेन अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में, यानी जब कभी भी इमरजेंसी आ जाए तो इन सब प्रिंसिपल्स को यूज करके आप डिसीजंस ले सकते हैं, और इससे आप क्या हो सकते हैं कि आपका डिसीजन पॉसिबल है कि गलत नहीं होगा। फिर आता है इम्पोर्टेंस कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले ये आपकी मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, आपके जो लोग आपके इधर काम कर रहे हैं वो और अच्छे से काम करेंगे। फिर आता है कि आपका जो रिसोर्सेज हैं उनको आप बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे और उनको एडमिनिस्टर भी कर पाएंगे, यानी अच्छे से उसका देखभाल कर पाएंगे। फिर आता है कि ये साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजंस के लिए बड़ा हेल्पफुल है। आप किस टाइम पे कैसे आप डिसीजंस ले सकते हैं और कैसे आप उनको सबसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ये सब चीज़ें आप इससे सीख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है टू कोप अप विद चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आपका बिजनेस चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उससे कोप अप करने के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके एम्प्लॉयज़ की तरफ, आपके कस्टमर्स की तरफ, आपके शेयर होल्डर्स की तरफ, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बड़े अच्छे से निभा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग जो होता है उसको हमने R&D भी बोलते हैं। तो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं ये आप इसको यूज करके ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट भी आप सब कर सकते हैं। आजकल के टाइम में वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं अलग अलग बिजनेस यूनिट में। अगर आपको किसी को रखना है तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, कितना आपका ब्रेन काम कर रहा है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट रिसर्च से ही बनाया जा रहा है और किसी चीज से नहीं बनाया जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट आती है इस चैप्टर की थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या हमारे थॉट्स हैं, तो सिंपली हमारे पास दो थॉट्स हैं, दो कैटेगरीज हैं, एक है क्लासिकल थियरी और एक है नियो क्लासिकल थियरी। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पहले ही अंडरलाइन कर लिए हैं। क्लासिकल थियरी के मेन प्रमोटर्स हैं टेलर, मैक्स वीबर, गिलब्रेथ, हेनरी जांट एंड हेनरी फेयोल, ठीक है। इसमें जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो फेडरिक टेलर ने दिए हैं वो बड़े काम के हैं। हेनरी फेयोल ने दिए हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये अपने को याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। फेडरिक टेलर ने जो आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं, फेयोल ने क्लासिकल प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, नियो क्लासिकल थियरी अगर हम देखें, अच्छा ये एक सिंपल बात है, देखो क्लासिकल थियरी ओल्ड थियरी है, नियो क्लासिकल थियरी न्यू थियरी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज में कई सारे चेंजेस आए, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बहुत सारे बदलाव हमारे यहाँ पर आए। 19th सेंचुरी में हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो हमारे इंडस्ट्रीज बदल गई थी, काम करने के तरीके बदल गए थे, और उसी लिए न्यू काइंड ऑफ मैनेजमेंट चाहिए थी।
इसीलिए आपका एक ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है एल्टन मायो, जिसकी थियरी है हाउ थॉर्न, उन्होंने एक न्यू बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट को बर्थ दिया। यानी एल्टन मायो को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर ऑफ थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी। इसमें एक मेन यही नाम है आपके एल्टन मायो। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और नाम है काम के, जैसे एल्टन मेयर तो हो गया, हर्सबर्ग है, रेंसिस लाइकर्ट, क्रिस एग्रिस एंड एमसी ग्रेगोर एंड मैस्लो, ये सब आपके मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं नियो क्लासिकल में। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है थॉट वो है बिहेवियर रिलेटेड, कि आपको सामने वाले के बिहेवियर के हिसाब से करना है। यहाँ पर एक बड़ी काम की चीज लिखी हुई है, प्रोफेसर ओरविक ने कहा है आप अपने मैन को मैनेज कर लीजिए, आपके मैन बाकी सब मैनेज कर लेंगे। तो इस हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट क्योंकि एक इंसान के लिए होती है और इंसान के द्वारा ही की जाती है, तो उनको मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशंस। इसीलिए बिहेवियर रिलेटेड में वो सब ध्यान देते हैं कि कैसे आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको लीड कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन कैसे पास ऑन करना है। जो किसी में झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको आप कैसे सुलझाएंगे, ये सब बिहेवियर रिलेटेड के अंदर आता है। ये जो अप्रोच है ये साइकोलॉजिकल है, सामने वाले के ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें ऐसा माना गया है कि इकोनॉमिक पैरामीटर को निगलेक्ट किया गया है। इसीलिए कई सारे लोग इसको लिमिटेशन मानते हैं कि इकोनॉमिक है ही नहीं, इसमें हमने बिजनेस के लिए सोचा ही नहीं। नेक्स्ट आता है थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर आपके कुछ 1960 के बाद जैसे आपका ग्लोबलाइजेशन आया या कई सारे चेंजेस आए, तो आपके प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर्स ज़्यादा बढ़ने लगे। तो इसलिए आपके इसमें साइकोलॉजिकली साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और आईटी के अलग अलग थॉट्स को लाया गया था। यहाँ पर जो न्यू आपके हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के जो गुरुस हैं वो हैं कुंट्स ओडोनेल, जॉर्ज टेरी, साथ साथ में पीटर ड्रकर, विलियम आउची एंड सी के प्रहलाद, इन सब ने इसमें हेल्प की है। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी फेडरिक विंस्लो ट्रेलर का प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हम पूरा एक तरह से पढ़ेंगे इसको। अच्छा, बिजनेस यूनिट में अब इसकी एक नॉर्मल सी स्टोरी है। बिजनेस में ना दो लोग होते हैं या दो क्लासेस होते हैं, एक होता है ओनर और एक होता है वर्कर। ओनर वो जिसके पास वेल्थ है, यानी जो बिजनेस में पैसे लगा रहा है, और एम्प्लॉयज वो जो काम कर रहा है आपके वहाँ। ओनर अपने फायदे के लिए क्या चाहेगा कि मुझे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होना चाहिए, और वर्कर क्या चाहेगा कि मुझे सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर वर्कर की सैलरी बढ़ा दी तो ओनर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक तरह से अगर हम ध्यान दें तो दोनों का जो पॉइंट है वो ऑपोजिट जा रहा है। ओनर अपना फायदा सोच रहा है और वर्कर अपना फायदा सोच रहा है। इसके लिए फेडरिक टेलर ने इस ट्रेडिशनल मेथड को हटा करके, चैलेंज करके, उन्होंने एक न्यू मेथड डिसाइड किया। वर्कर्स पहले क्या होते थे, ट्रेडिशनल मेथड से काम करते थे, यानी इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ थंब। यानी जो आपको सामने वाला कह रहा है वो आपको हाँ जी करके करना ही पड़ेगा। वर्कर्स की कोई वॉइस नहीं होती थी, ओनर्स जो चाहते थे वो अपने वर्कर से करवाते थे। तो टेलर ने न्यू कंसेप्ट लाया कि रूल ऑफ थंब की जगह पर आप लेकर के आइए किसको, साइंटिफिक मैनेजमेंट को। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक रेवोल्यूशन है, मेंटल रेवोल्यूशन है, कि आप कैसे अपने टास्क्स, ड्यूटीज, कलीग्स और ओनर्स सबको मैनेज कर सकते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देखें। नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट योर मैन टू डू एंड देन सी टू इट एंड देन डू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आप अपने आदमियों से करवाना क्या चाहते हो, फिर आप ये देखो कि वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में करके दे दें। अच्छा, फेडरिक टेलर खुद ही इंजीनियर थे और उन्होंने देखा कि वर्कर्स को अच्छा वेजेस नहीं मिल रहे, और इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि अगर आप चाहते हैं आपके वर्कर्स अच्छे से काम करें तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाना पड़ेगा, वर्कर्स को हैप्पी रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें उन्होंने तीन चीजें हमें सजेस्ट की थी। सबसे पहली चीज है, ईच वर्कर शुड बी असाइंड वर्क एज पर हिज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। जो मेरी दिमागी हालत है, जो मेरी फिजिकल एबिलिटी है, उस हिसाब से मुझे काम मिलना चाहिए। सेकंड, वो कह रहे हैं कि उस कैटेगरी में
उसको आप बोलिए कि वो मैक्सिमम वर्क करे। और थर्ड वो बोल रहे हैं कि मोर, जैसे वो जितना ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करता है उसको उतना ज़्यादा वेजेस दे दीजिए, मोर देन 30% टू 100%, इतना आप उसको वेजेस दे दीजिए। अच्छा, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। सबसे पहला साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मतलब आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड को हटा करके किसको लाना है, साइंटिफिक मेथड को लाना है, और ध्यान देना है कि कैसे आप सबसे अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं, उसको साइंटिफिकली देखिए। दूसरा आता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। वर्कर से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करवाने के बजाय एक्सपर्ट से कराइए और वर्कर को बोलिए सिर्फ उसको फॉलो करे। थर्ड आता है जॉब एनालिसिस, कि आपके वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं और कैसे उनका काम आप स्टडी कर रहे हैं। इसमें तीन चीज़ें आती है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी, जो हम नीचे पढ़ेंगे भी। तो जॉब एनालाइज करो कि कैसे आप अपने काम को स्पीडीली कर सकते हो लोअर कॉस्ट से। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब क्या, कि आपको इक्विपमेंट, टाइम, सिचुएशन ऑफ वर्क, रिसोर्सेज, ये सारे मैथड्स में स्टैंडर्डाइजेशन लाना है, यानी पहले ही उसको आप करके रखो, सिंप्लीफाई करके रखो। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आपको वर्कर्स ऐसे चूज करने हैं जो आपके लिए बड़े काम के हों। उनके कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिए। उनकी एक तो एजुकेशन क्या है, उनकी स्किल्स क्या हैं, क्या उनके गट्स हैं, कितनी वो ताकत रखते हैं, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग कितनी है, फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, ये सब को आपको देखना है। फिर एम्प्लॉय को आप उसके हिसाब से काम दीजिए। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, फिनेंशियल मोटिवेशन। फिनेंशियल मोटिवेशन का मतलब क्या है, हमें पैसे मिलेंगे तो हम काम करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो काम ही नहीं करेंगे ना। तो फाइनेंशियल मोटिवेशन आपको उनको देना है। वेज का स्कीम स्कीम ऐसा रखना है कि सामने वाला मोटिवेट होता रहे, काम अच्छे से करता रहे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या, आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आप कैसे वर्कर्स को हैप्पी कर सकते हैं, आपको ये भी देखना है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होते चला जाए। आपको ध्यान देना है कि कौन सी आप मेथड्स यूज करेंगे ताकि आपको कहाँ गलती है वो पकड़ी जाए और उस गलती को आप सुधार पाए, ऐसे मेथड्स को यूज करिए। और लास्ट पॉइंट आता है मेंटल रिवोल्यूशन। ये जो है, हमें ओनर्स और वर्कर्स के बीच में मेंटल रिवोल्यूशन लेकर के आना है। मेंटल रिवोल्यूशन ओनर्स और वर्कर्स के बीच में स्ट्रेस को कम करता है और गोल्स को अचीव करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है इनके कुछ टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस अभी देखो ऊपर जो हमने पढ़े वो प्रिंसिपल्स थे, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के तीन टेक्निक्स हैं। पहला है टाइम स्टडी। ध्यान दो कि आपका टाइम, जो भी आपने सामने वाले को टास्क दिया वो उस टाइम में पूरा हो जाए, इसको बोलेंगे टाइम स्टडी। दूसरा ध्यान देना है मोशन स्टडी। मतलब, अब मोशन का मीनिंग आप समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आपको जो ऐसी मूवमेंट है मैन और मटेरियल की जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा, उस मोशन को आपको रोकना है। केयरफुली स्टडी करना है कि किस चीज से कम वेस्टेज हो सकता है और उसको फिर आप अप्लाई भी करिए। ये हो गया सेकंड, मोशन स्टडी। और लास्ट वाला आता है डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, यानी कि आपका जो वर्कर एफिशिएंट है उसको ज्यादा वेजेस दो और जो लेस एफिशिएंसी वाला है उसको कम वेजेस दो। ये हो गया डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। अच्छा, ऊपर एक नाम लिखा होता है फेटिक स्टडी। फेटिक का मतलब होता है आलस। तो जो ज्यादा आलसी होगा उसको कम पैसे, जो कम आलसी होगा उसको ज्यादा पैसे। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी जो लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, वो है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल एक फ्रेंच इंजीनियर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, 1916 में ये बुक आई थी। उस बुक में उन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला पार्ट है टेक्निकल एक्टिविटीज, जिसके अंदर फैक्ट्री की मशीन और प्रोडक्शन के रिलेटेड बातें आती हैं। दूसरा है कमर्शियल एक्टिविटीज, जिसमें परचेज, सेल और यूनिट्स को एक्सचेंज करने की बात आती है। थर्ड आता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जिसमें कैपिटल कहाँ से लाओगे, कैसे यूज करोगे, कैसे उसको मेंटेन करोगे और कहाँ री इन्वेस्ट करोगे। फोर्थ आता है सेफ्टी एक्टिविटीज, सेफ्टी किस किस की, एम्प्लॉयज की, असेट्स की और रॉ मटेरियल्स या गुड्स की। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग एक्टिविटीज, यानी आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, कैसे स्टेटिस्टिक्स का डेटा लेके आओगे, वो सब। और लास्ट आता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जो 5 हमने पढ़ी हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन,
ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एकदम नए थे हमारे लिए। और फेयोल ये बोलते हैं कि सिर्फ एक, मान लो आप एक मैनेजर हो, तो आपके लिए सिर्फ नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। और इस एक्सपीरियंस में उन्होंने कुल मिलाकर के 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। एक एक करके इनको समझते जाते हैं। सबसे पहला क्या है देखो, और ये वो बोल रहे हैं, देखो एक चीज यहाँ पर उन्होंने पहले क्लियर की है कि दीज आर ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनकी सक्सेस आपके शार्प सेंस पे डिपेंड करती है, आप कैसे उसको लेते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देखो अब इनका। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दो। एक्सप्लेन करो या सोचो कि कौन सा काम कौन सा इंसान कर सकता है और उसको वो काम दे दो। अब एग्जाम्पल कर लो, मैं हमेशा से अकाउंट्स बनाती हूँ क्योंकि मैं अकाउंट्स बना सकती हूँ, तो मेरी उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, है ना। मैं उसको बनाना बड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए, तो इसीलिए अ, हम जब डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो उससे हमारे एम्प्लॉयज और मैनेजर्स का एफिशिएंसी बढ़ता है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉइन के दो साइड्स हैं। अगर आप किसी को पावर दे रहे हैं तो जिम्मेदारी भी दीजिए, और जिम्मेदारी दे रहे हैं तो पावर भी दीजिए, दोनों काम जरूरी हैं। किसी इंसान को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और असाइनमेंट नहीं मिलती तो वो काम नहीं कर सकता। दोनों में से कोई एक का मिसिंग होना कुछ किसी भी काम को अटका के रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर चीज में जरूरी है, वेदर वो हमारी लाइफ हो, हमारा काम की जगह हो, कुछ भी हो, A to Z, घर से लेकर के ऑफिस तक डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। डिसिप्लिन से एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि हाँ चलो ये चीज इस टाइम पे होनी है तो होनी ही है। हार्मोनियस एनवायरनमेंट एक क्रिएट होता है। और कंट्रोल भी हम डिसिप्लिन के थ्रू ही कर सकते हैं, जब हमको पता होगा कि ये रूल है तो कंट्रोल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। इसके अंदर देखो एक सिंपल सी बात है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या, सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मेरे ऊपर 10 हेड बैठे हैं जो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, तो मैं किस किस का सुनूंगी, नहीं सुन सकती ना मैं सबका। इसीलिए एक एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट को या एक जॉब को या एक सुपीरियर को ही रिपोर्ट करना चाहिए और उसी की बात उसको माननी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब हम सब मिल करके जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब एक ही पर्पस के लिए होना चाहिए, और वो पर्पस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मैं फिर से बोल रही हूँ अलग होते हैं और हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। तो हमें क्या अचीव करना है, सबसे पहले कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सबका सब ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ही होना चाहिए जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट आती है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है, देखो कॉमन इंटरेस्ट शुड बी प्रोमिनेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर मान लो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप एक डायरेक्टर हो और आप चाहते हो कि सिर्फ मेरा फायदा हो, बाकी के डायरेक्टर्स का ना हो, तो ये आप क्या सोच रहे हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट सोच रहे हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सातों सात डायरेक्टर्स का फायदा हो, तो आप जनरल इंटरेस्ट की बात सोच रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। आपके जो लोग हैं उनका जो रेम्यूनरेशन है वो उस हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से उनकी पढ़ाई है, जिस हिसाब से उनका काम है। ठीक है, अगर आप इस तरह से चलते जाएंगे, आप उनको अच्छा प्रमोशन देंगे, आप उनको अच्छा काम देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, तो आपका जो अलग मतलब वेज का टर्नओवर होता है, बार बार लोग निकलते जाते हैं फिर आते हैं, तो वो होना बंद हो जाएगा। आपको बोनस देना है, प्रॉफिट शेयरिंग करना है, या मैनेजमेंट के सामने उनको रिप्रेजेंट होने का मौका देना, ये सब आप करिए, तो आपका जो स्टाफ है वो निकलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आती है वो है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, अब देखो स्मॉल सिंपल एक चीज समझे, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, डिसीजन लेने का पावर। अगर 10 लोग की एक फॉर्म है तो डिसीजन कोई एक लेगा चलेगा। स्मॉल फॉर्म में सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, लेकिन यहीं पर अगर 1000 लोग की कंपनी है तो डिसीजन किसी एक से लेने जाएंगे तो 1000 दिनों के बाद डिसीजन आएगा। इसीलिए सेंट्रलाइजेशन किसके लिए अच्छा होता है, स्मॉल यूनिट्स के लिए, और डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए अच्छा होता है, बिग यूनिट्स के लिए। यानी डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबको मौका दे दो डिसीजन लेने का। ठीक है,
नेक्स्ट कम्स स्केलर चेन। अब एक सिंपल बात है, देखो अगर हमने पढ़ी 3 लेवल्स, टॉप, मिडल और बॉटम। अगर मान लो बॉटम लेवल के आदमी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधे टॉप के पास चला जाएगा बोलने को? नहीं, वो पहले जाएगा अपने मिडिल वाले के पास, और मिडिल वाले से अगर वो सॉल्व नहीं होता तो वो मैटर चला जाएगा टॉप वाले के पास। इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर चेन। और इसका उल्टा भी है। मान लो कि टॉप वाला जो लेवल वाला आदमी है वो बॉटम लेवल के आदमी से कुछ करवाना चाहता है, तो वो सीधे बॉटम लेवल को आके नहीं बोलेगा, वो पहले मिडिल वाले को बोलेगा और फिर मिडिल वाला उसको पास ऑन कर देगा बॉटम पे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर चेन। आप किसके लिए जिम्मेदार हैं ये आपको पता होना चाहिए, किसको आप क्या बोल सकते हैं, किसको नहीं बोल सकते। थर्ड नंबर आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? यहाँ पर वो वाला ऑर्डर नहीं, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है अरेंजमेंट करना। आपका रॉ मटेरियल जैसे अरेंज होता है, आपके एम्प्लॉयज जैसे अरेंज होते हैं, जो सही जगह पर हर हर कोई रहता है, वो आपको ध्यान देना है, ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आती है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब आपको ध्यान देना है कि आपके यूनिट में जितने भी लोग हैं सबको एक इक्वल वाली फीलिंग आती है। ठीक है, वो सब मानते हैं कि हाँ, हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो दूसरों के साथ भी हो रहा है, दैट इज अच्छा व्यवहार, बुरा तो नहीं करना किसी के भी साथ। ट्वेल्थ वाला आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। यानी आपके यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो एम्प्लॉयज रह रहे हैं, आपको ट्राई करना है कि वो लंबे समय के लिए रहें, क्योंकि अगर वो लंबे समय के लिए रहेंगे तो आपके सिस्टम का नॉलेज उनको अच्छा होगा और वो ज़्यादा अच्छे से आपके लिए काम कर पाएंगे। 13 नंबर पॉइंट आती है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब जानते हैं आप? कुछ नया शुरू करना, है ना? तो आप किसी को जब मौका देंगे ना कि हाँ चलो ये प्रोजेक्ट है, ये आप शुरू करो और आप इसको हैंडल करो, तो वो इंसान मोटिवेट हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो अच्छे से उस काम को कर पाएगा। तो इनिशिएटिव सामने वाले को देना सीखिए। और इनका लास्ट पॉइंट आता है एस्पिरिट डी कॉप्स, यानी सबका एक साथ होना ज़रूरी है। एम्प्लॉइज़ को लगना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही साथ एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके लिए इसके बाद आपका गोल अचीव करना बड़ा ईज़ी हो जाएगा। फेयोल कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल की लास्ट लिस्ट नहीं है, इसमें और ऐड कर सकते हैं इनको, अपने चाहे तो बदल सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या आपकी सिचुएशन है। एंड फाइनली पीटर एफ ड्रकर का क्या आपके फील्ड में, मैनेजमेंट में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखो। पीटर एफ ड्रकर ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ह्यूमन एसेट को। ठीक है, वो मानते हैं कि ह्यूमन एसेट ही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके बिजनेस में। उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, एग्जांपल है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये एमसीक्यूज में बड़ा आता है, और दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन। ये उन्होंने मेनली चीज़ें बताई है। उनके कंट्रीब्यूशंस इन सारे एरियाज में रहे हैं, एचआर मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। फाइनली पीटर एफ ड्रकर को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो ये आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। होपफुली आपको चैप्टर समझ आया होगा, एंड यूल प्रमोट दिस वीडियो। आप हेल्प करेंगे मेरी 1K सब्सक्राइबर्स रीच करने में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। थैंक यू।